तो कैसे हो साथियों। स्वागत है आपका एग्जाम हंटर्स में। उत्तराखंड के जनरल नॉलेज की हम 12 वीडियो लेकर आए हैं। ये 12 वीडियो आपको उत्तराखंड का सारा सामान्य ज्ञान सिखा देंगी। ये सामान्य ज्ञान आपको स्टेट पीसीएस, यूके एसएससी और गवर्नमेंट एग्जाम लाइक ग्रुप सी, समूगा, एसआई, पटवारी सबके लिए काम आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। इस पहले पार्ट में हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है उत्तराखंड का इतिहास और उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह। तो पहली बात करते हैं प्राचीन काल की। प्राचीन काल में उत्तराखंड में कई शासन हुए। कई जातियों ने शासन किया, बहुत सारी जातियों ने शासन किया, एक नहीं। उनमें से पहली जो शासक है वो कुड़ीनंद शासक है। कुड़ीनंद को क्यों याद रखने की जरूरत है? ये पहली राजनीतिक शक्ति थी, पहली बात। अब इसका अभिलेख अशोका के कालसी में भी हो चुका है। क्या हो चुका है कि ये मौर्य के अधीन हुआ करते थे। अब कुड़ीनंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा आपको जो याद रखना है वो अमोधभूति है। अमोधभूति जी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद ये दो भागों में बढ़ जाता है। मैदानी भागों में शकों का राज हो जाता है और तराई वाले भागों में आपके कुषाणों का राज हो जाता है। और उत्तराखंड में यौदेव यानी जाट समुदाय के भी चिन्ह मिलते हैं, जैसे कि उनकी मुद्राएं जौनसार तथा लेंसेडॉन में मिलती है। तो ये बहुत आश्चर्यजनक की बात है कि यौदेव ने भी यहाँ पर शासन किया है। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो राज्य आता है वो कर्तव्यपुर राज्य आता है। कर्तव्यपुर राज्य की संस्थापक जो थे वो कुड़ीनंदन वंशी था, लेकिन उन्होंने ज्यादा दिन राज नहीं किया। ये हिमाचल प्रदेश के तथा रोहिली खंड के उत्तरी भाग में शामिल थे, लेकिन नगों ने इन्हें उत्तराखंड को हरा दिया। नगों ने उत्तराखंड में इन्हें हराया और उत्तराखंड को कब्जा लिया। लेकिन जो नगों का अंतिम राजा था वो ग्रहवर्मा था, जिसको हर्षवर्धन जी ने हत्या कर दी। अब हर्षवर्धन जी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी टाइम में हुएनसांग जो ट्रैवलर थे, चाइना के जो ट्रैवलर थे, वो यहाँ उत्तराखंड भ्रमण किया। तो याद रखिएगा, हर्षवर्धन जी के टाइम में ही हुएनसांग ने उत्तराखंड भ्रमण किया था। अब आगे बढ़ते हैं तो कर्तिकेयपुर राजवंश की बात करते हैं। अब जब हर्ष जी की मृत्यु हो जाती है, बाकी उत्तराखंड में छोटी छोटी शक्तियां राज करने लगती है। फिर 700 के टाइम पे कर्तिकेयपुर राजवंश आता है। इस वंश के 3 से अधिक परिवारों ने उत्तराखंड में राज किया। मतलब लगभग लगा लीजिए सबने 70 साल के हर पर लोगों ने राज किया। 4 परिवार मोस्टली राज किए। अब लेकिन इसका क्या है, जो पहला शासक था तो वसंत देव था, और जो राष्ट्र का शासक था वो त्रिभुवन शासक था। अब इसके बाद खपर देव भी आए, लेकिन यशोर वर्मा भी आए, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला है कि मतलब इनकी क्रोनोलॉजी क्या है, मतलब कौन पहले आया। पहले और लास्ट पता है, बीच में इन दोनों के बारे में पूरा नहीं पता, ये पहले थे ये कर। लेकिन इनकी जो राजधानी थी वो जोशीमठ थी। फिर उसके बाद इनको हटाकर वैजनाथ बना दिया। अब लेकिन आपको इसको क्यों याद करें, प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है कर्तिकेयपुर राजवंश को। अब इनका अभिलेख कहाँ हुआ है? नालंदा अभिलेख में हुआ है इनका। अब 300 साल राज किया भाई, किसी ने तो हमला किया होगा। और तो बंगाल के जो पाल शासक हुआ था, उनका राजा जो धर्मपाल था, उन्हें गढ़वाल पे आक्रमण किया और कर्तिकपुर के खप्पर देव वंश को, जो उनका सेकंड राज का वंश था, उनको हरा दिया। अब यहीं पर एक वंश की स्थापना होती है जो निम्बर वंश होती है। बस इसको इतना ही याद रखना है। बाकी जो आपको जो इम्पोर्टेंट तीसरी बात याद रखनी है वो ये, या आदि गुरु शंकराचार्य उत्तराखंड आए थे। बद्रीनाथ व केदारनाथ के पुनर्द्वार कराया उन्होंने। अब क्या है, 820 में उन्होंने अपने प्राण यहाँ पर केदारनाथ में त्यागे। कहाँ पर त्यागे? केदारनाथ में। और यहाँ की राजभाषा संस्कृत थी तथा लोक भाषा पाली थी, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं हम मध्यकाल में। मध्यकाल की अगर हम बात करें तो कर्तिपुर शासन पे चंदवंश, परमार और कत्यूरी शासन ने राज किया। अब कत्यूरी शासन की बात करें, ये कुमाऊं के सेक्टर में इन्होंने राज किया, मतलब कुमाऊं के रीजन में राज किया। इन्होंने कम से कम 260 वर्ष से ज्यादा राज किया है एक राजा ने, मतलब दो राजाओं ने। लेकिन उसके बाद देखा जाता है कि वो आधीन हो गए थे, लेकिन उनका राज्य का जो अंत हुआ था वो 1398 में हुआ था। अब वो कैसे हुआ था वो भी बताते हैं। तो असंती देव जी ने असंती देव वंश की स्थापना करी। अब इनकी राजधानी जोशीमठ थी। अब कत्यूरी वंश का अंतिम राजा ब्रह्मदेव था। ब्रह्मदेव मतलब क्या था, बहुत ही अत्याचारी राजा हुआ करता था। अब लेकिन ब्रह्मदेव की मौत भी बड़ी तगड़ी होनी थी। अब तैमूर लग्न जो मतलब अफगानी शासक का जो सेनापति था, उन्होंने हरिद्वार में आक्रमण कर दिया। अब ब्रह्मदेव को उनका सामना करना पड़ा और उनकी मौत हुई।
लेकिन जो अगली इंपॉर्टेंट बात याद करनी है वो 1191 की याद करनी है। अब पश्चिमी नेपाल के राजा अशोक कचल ने कत्यूरी राज्य पे आक्रमण करते हैं। कत्यूरी राज्य पे वो आक्रमण करते हैं और कुछ ही भाग को कब्जाते हैं, मतलब थोड़ा सा भाग को कब्जा लेते हैं। लेकिन 1223 में क्या होता है, नेपाल के शासक कचल देव, ये बहुत शक्तिशाली शासक थे, अभी कत्यूरी शासन का अंत ही कर देते हैं, उनको अपने अधिकार में ही ले लेते हैं। अब जब अधिकार में आ जाते तो सब खत्म करते हैं। अगला जो राजवंश है वो चंद वंश है। भाई ये चंद वंश के बारे में जो आप सुनेंगे तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही भयंकर बात है। इनके बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली राजा रहे कि, लेकिन इनकी भी स्थापना 700 में ही हो गई थी। इनके और कत्यूरी राजवंश के बीच में कहाना सुनी चलती रहती, संघर्ष चलता रहता, लेकिन चंद बाद में विजय रहे क्योंकि ज्यादातर शक्तिशाली हुआ करते, लेकिन एक ही राज्य के उसमें रही है। हरिद्वार की तरफ चले गए कत्यूरी, ये रह गया हमारे कुमाऊं सेक्टर की तरफ। अब कुमाऊं में क्या कहाँ राज किया, चंपावत में। चंपावत के बाद ये नैनीताल जो के आसपास के इलाके, बागेश्वर जो अभी जिनका नाम है पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा, वहां पर इन्होंने राज किया। अब क्या करते हैं, राज के विस्तृत हो जाने पर जब क्या हुआ, राजधानी चंपावत से हटाई गई और उस राजधानी को चंपावत से हटा के अल्मोड़ा कर दिया गया और उसकी कंप्लीशन 1560। अब ये कल्याण चंद तृतीय के उसमें हुआ और भीष्म चंद्र ने हटाई। इतना याद रखिएगा, किसने हटाई, भीष्म चंद्र जी ने, और कल्याण चंद तृतीय ने खत्म करवाई, 1560 में पूर्ण करवाई। अब इसका सबसे शक्तिशाली राजा जिसको कोई हरा नहीं पाया वो गरुड़ चंद था, जो कोई भी एक युद्ध नहीं हारा। फिर अब क्या हुआ भाई, कल्याण चंद जो चतुर्थ थे, मतलब गरुड़ चंद जी के जो बेटे थे, अब उनमें कुमाऊं के रोहिलियों ने आक्रमण कर दिया, मतलब वहां पर जो कबीला था उसने आक्रमण कर दिया, उन्होंने उनको हरा दिया। और शिव वहां के कवि थे शिव, उन्होंने शिव ने चंद्रोदम की रचना करी। अब एक कवि चंद्रोदम किसने रचना करी, शिव नामक एक कवि थे, उन्होंने रचना करी। भगवान शिव मत समझिएगा, शिव नाम था एक कवि का, उन्होंने रचना। चंद शासन के काल में कुमाऊं के में ग्राम प्रधान, मतलब ग्राम में प्रधान होना चाहिए, ये कहां से आई, चंद शासन से आई। अब भूमि निर्धारण भी वहीं से स्टार्ट हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भूमि निर्धारण की प्रथा चंद वंश से स्टार्ट हुई, लेकिन कोई टाइम, एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है किस राजवंश ने हुई। जो जितना मुझे पता है वो कल्याण चंद के बाद ही हुई थी। अब इनकी प्रतीक चिन्ह गाय हुआ करता था। अब क्या हुआ, 1790 में चंद को हरा दिया, नेपाल के गोरखाओं ने हरा दिया और इसके बाद चंद वंश का राजवंश का अंत हो गया। उसके राजा कौन थे, महेंद्र चंद। ये ज्यादा और हवाल बाग में इनका युद्ध हुआ था। ये मतलब ये ज्यादा शक्तिशाली राजा नहीं थे, इनके पास राज्य ज्यादा शक्तिशाली नहीं था। फिर जो अगली जो शक्तिशाली राजवंश जो पैदा हुआ वो परमार वंश हुआ भैया। इन्होंने बहुत ज्यादा राज किया, ये 9वीं शताब्दी में स्टैब्लिश हुए पहली बार 1888 में। गुजरात के शासक, अब क्या हुआ, इनमें जो छोटी छोटी ठाकुरी शासकों में से एक शासक था, क्या गया, चांदपुर गढ़ का एक शक्तिशाली शासक हुआ करता था, उसका नाम था राजा भानु प्रताप, और इनकी बेटी हुआ करती थी जिन्होंने गुजरात के एक शासक कनकपाल, जब वो तीर्थयाटन पे आए तो उनसे अपनी बेटी के विवाह करा दिया। अब विवाह कराने के बाद 1888 में 1887 में तो विवाह करा दिया। 1888 में क्या हुआ, चमोली में इन्होंने परमार वंश की नींव रखी, जिसमें के 60 राजा हुए 1949 तक। 1888 से लेकर 1949 तक 60 राजा हुए। इस वंश का राजा प्रारंभ में कतिपुर के सामंत हुआ करते थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर टाइप के, मतलब उनकी तरह काम करने वाले हुआ करते थे, काम करते थे। अब बाद में इन्होंने अपनी बहुत शक्ति गेन करी और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। जो 37वें राजा ने गणपतियों को जीतकर गढ़वाल भूमि को एकत्रित कर दिया। अब क्या हुआ, राजधानी अब इन्होंने 1517 में श्रीनगर बनाई। कब राजधानी श्रीनगर बनी है, 1517 में। अब लोधी वंश के जो शासक थे बहलोद लोधी ने इनको शाह की उपाधि दी थी, परमार वंश को शाह की उपाधि दी थी। और सर्वप्रथम शाह पाने वाले कौन थे, बलभद्र शाह। बलभद्र परमार को बलभद्र शाह कहा गया, इनको शाह के उससे नवाजा गया, मतलब शहनशाह। अब 1636 में मुगल सेनापति नवाज तन खान ने दून घाटी पे हमला किया। उस समय में गढ़वाल का राजा जो संरक्षित रानी थी जिसका नाम कर्णावती था, इनको नागकटी रानी भी कहते हैं। इन्होंने क्या किया, सारे लोगों को, मतलब जो भी बच गए थे गढ़वाल के, मुगल के जो भी सिपाही बच गए थे उनको पकड़ लिया, उनकी नाक काट दी, इन्हें इसलिए नागकटी रानी भी कहते हैं। अब परमार राजा
पृथ्वीपति शाह, मुगल के शहजाद दरीज खो दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को पनाह दे दी भाई। अब औरंगजेब भड़क गया। अब औरंगजेब के भड़कने से क्यों लड़ा बस बस आक्रमण किया तो कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बच गए थे। लेकिन अब क्या हुआ, 1790 में जब चंद वंश पराजित हुआ था गोरखाओं से, फिर उसके 1 साल बाद ही इन्होंने गढ़वाल पे आक्रमण कर दिया गोरखाओं ने, लेकिन ये यहाँ से हार गए। पृथ्वीपति शाह ने इनको बड़ी बुरी तरह से हराया और इन पे 25,000 का सालाना जुर्माना लगाया और बोला कि कभी हमला नहीं करेंगे। लेकिन 1803 में अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिये के नेतृत्व में गोरखाओं ने फिर से भूकंप आया हुआ था। उस टाइम हमारे गढ़वाल में भूकंप आया हुआ था, जिसकी वजह से सारा गढ़वाल अस्त व्यस्त हुआ करता था, कब्जा कर लिया। अब 14 मई 1804 में देहरादून के खुड़बुड़ मैदान में गोरखा से हुए युद्ध में प्रद्युमन मतलब पृथ्वीपति शाह के जो पुत्र थे उनकी मौत हो जाती है। अब प्रद्युमन के जो पुत्र होते हैं, प्रीतम शाह को तो ये काठमांडू गिरफ्तार करके मतलब कैद करके भेज देते हैं और सुंदर शाह हरिद्वार में स्वतंत्रता रहने की प्रयास करते हैं। अब ये अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स से मदद मांगते हैं 1814। वो अपनी फौज भेजते हैं, लेकिन उनके दिमाग में था उत्तराखंड को कब्जा में करना। वो भेज तो देते हैं फौज, क्योंकि उन्हें पता है ये हमारा कर तो चुका नहीं पाएंगे, इसलिए अधीन हो जाएंगे। फिर 1815 में क्या हुआ, वो गढ़वाल स्वतंत्र होता है, लेकिन ये उनके कर्जदार हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको पूरा उत्तराखंड उनको सौंपना पड़ जाता है। अब उत्तराखंड क्या हुआ, वो सिर्फ टिहरी को छोड़ के, जब सुंदर शाह ने टिहरी 28 दिसंबर 1815 को टिहरी श्रीनगर से टिहरी गढ़वाल राजधानी रही, बस वही बच गया। उसके बाद राज्य 1 अगस्त 1949 में उत्तर प्रदेश जनपद पे जाके मिल गया। अब इसमें एक प्राचीन, बहुत सारे काव्य लिखे, लेकिन जो सबसे प्राचीन काव्य है वो मनोदय काव्य है, जिसकी रचना भरत कवि ने की थी। ये भी आप याद रखिएगा। तो आगे बात करते हैं मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड क्या था? मॉडर्न पीरियड में 2 लोगों का बहुत शासन रहा, गोरखा शासन और ब्रिटिश शासन। गोरखा के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं, मतलब इन्होंने चंद्रवंश को पराजित किया था 1790 पे, फिर 91 में फिर गढ़वाल पे आक्रमण हुआ जिसमें हार गए। फिर 14 मई 1804 में ये फिर इनको प्रद्युमन शाह को हरा दिया। फिर 1814 में ये मतलब कर्नल लॉर्ड हेस्टिंग से मुक्त हो गए, मतलब लड़ाई हुई वगैरह हुई। फिर क्या हुआ, 1815 में कर्नल निकोल्स और कर्नल गार्डनर ने कुमाऊं को भी अपने अंदर कर लिया और 15 मई की बात है 1815 को वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को मतलब हराकर ये जीत लिया पूरा, मतलब अपने अंदर कर लिया। अब 27 अप्रैल 1815 की बात है, कर्नल गार्डनर तथा गोरखा शासक, अब गोरखा शासक गोरखा शाह का बम शाह के बीच में संधि होती है। सारे गोरखा के 7 प्रांत उनको मिल जाते हैं, 7 सत्ता अंग्रेजों को मिल जाती है। जितने भी कुमाऊं का सेक्टर था पूरा अंग्रेज को मिल जाता है। गढ़वाल तो पहले ही जीत चुके होते हैं, ले चुके होते हैं, क्योंकि कर्ज की वजह से। अब गोरखा ने 10.5 साल राज किया है उत्तराखंड में मैक्सिमम जो सर्वे, लेकिन वो बहुत अत्याचारी शासक रहे हैं। फिर ब्रिटिश शासक के बारे में भी हम बहुत सारी बात कर चुके हैं। देखिए, जैसे अप्रैल में 1815 तक कुमाऊं को अधिकार कर लिया था पूरा। 1840 में ब्रिटिश में गढ़वाल मुख्यालय को श्रीनगर से हटाकर पौड़ी में लाया गया। 1854 में क्या हुआ, कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल बनाया गया। फिर 1891 में अल्मोड़ा व नैनीताल को नामक 2 जिलों में बांट दिया गया। फिर 1891 में उत्तराखंड को नॉन रेगुलेशन प्रांत सिस्टम समाप्त कर दिया, पूरा ही अधिकार उनका हो गया। फिर 1902 में संयुक्त प्रांत में मिला दिया, मतलब आगरा और अवध का गठन हुआ, उसमें उत्तराखंड को शामिल कर दिया गया। 1904 में नैनीताल गजेटियर में उत्तराखंड को एक हिल स्टेट का नाम दिया गया, मतलब 1904 में उत्तराखंड को एक हिल स्टेट का नाम दिया गया है। ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जरूर याद रखिए। अब बात करते हैं उत्तराखंड के राज्य चिन्ह की। भैया देखिए, यहाँ पर 3 पर्वत हैं, ये तीन पर्वत होते हैं। उसमें से हमारे एक लाल कलर का होता है, उसमें अशोक का स्तंभ लगा है, नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, और जो ये धारा बह रही है ये है हमारी गंगा मैया। फिर यहाँ का राज्य पशु कस्तूरी मिर्ग है, जिसको मॉस्कस क्रायोगेस्टर बोलते हैं। ये 2000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, मतलब थोड़ी ऊंचाई पे मिलता है। अब इसका रंग भूरा होता है और जिन पे काले और पीले धब्बे होते हैं। अब इसका राज्य पक्षी मनोल है,
मनोल का राज्य पक्षी 23,000 और से 5,000 फीट की ऊंचाई में, अब ये बहुत कम दिखता है, नीला और भूरा रंग का होता है, हल्का मोर जैसे रंग का होता है। इसका लोफोरेस इम्पीजेनस, लोफोरेस इम्पीजेनस इसका साइंटिफिक नाम है, बहुत जरूरी है। और मनियाल, मनियाल इसे और मुनाल इसके लोक भाषा में कहा जाता है। यहाँ का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है, ब्रह्म कमल तो राज्य पुष्प होना चाहिए। इसका सुसेरिया अवेलेटा, अब सुसेरिया अवेलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। ये 3600 से लेकर 4500 की हाइट पे पाया जाता है। स्थानीय भाषा में कॉलन पदम भी बोलते हैं। अब जो राज्य वृक्ष है वो बुरांस को कहा जाता है। बुरांस का नाम रोडेंड्रम एब्रोरियम, रोडेंड्रम एरोबेरियम। ये 5000 फुट की ऊंचाई पे लाल कलर का होता है, लेकिन 11000 फुट की ऊंचाई पे जो इसके फल होते हैं वो सफेद रंग के पाए जाते हैं। तो ये था हमारा पूरा उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान का पार्ट 1। पार्ट 2 आने वाला है, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे करके 12 पार्ट्स आएंगे जिसमें आपको पूरा सामान्य ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद एमसीक्यूज भी आएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो।